इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, और मैंने आपको कहा था 1 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। आई होप ये सब हो चुका है, एक बार देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। ये सब हो गया था, फोर्स पढ़ ली थी हमने, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये पढ़ लिया था, यहां से हमने शुरू करना था। ठीक है जी, लास्ट एक सेकंड मैंने आपको ये बता दिया क्या? हाँ ये बता दिया, चलो डन। देखो जी अब ध्यान से, फिजिक्स कितने डेज में खत्म हो जाएगी मुझे नहीं पता बच्चे, कुछ कह नहीं सकते हैं कितने डेज में खत्म होगी। मतलब अभी आपका क्या चल रहा है, जून शुरू है ना, तो मानकर चलो जुलाई की एंड तक मोस्ट प्रोबेबली, या फिर अगस्त की फर्स्ट वीक तक। चलो ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। चलो गुड गुड गुड, समझो जी, वर्क डन पढ़ लिया, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ लिया F cos थीटा, राइट। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया F इक्वल्स टू में फॉर्मूला से कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। फिर मैंने आपको पढ़ाया 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको शुरू कराई थी एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। बट फिर भी हमारे पास और भी बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी, कितनी सारी एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पहले समझो इनको। पेपर में से इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसमें से आए हुए अभी बताऊंगी, इतना रीड करना। मैम वर्क डन के नेगेटिव होने का मतलब क्या है? वर्क डन के नेगेटिव होने का मतलब ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। चलिए ठीक है जी, यहाँ पर देखिए सोलर एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, जो सन निकालता है एनर्जी रेडिएट करता है, दैट इज सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आप ये बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, नॉट केमिकल, न्यूक्लियर रिएक्शंस आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस वहां पर आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में, वहां पर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, केमिकल एनर्जी सभी को पता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर जो एनर्जी कहते हैं केमिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चार्ज प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने पर, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली करंट। आगे देखिए हीट एनर्जी, हीट एनर्जी सभी भली भांति जानते हैं। विंड एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द विंड्स, तो आपके पास ये कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। इसमें कुछ याद रखने का नहीं है, याद रखने का अगली वाली स्लाइड में है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, क्लियर है जी? चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे देखते हैं जी। यहां पर देखना जी, ये जो आपके पास ये जो स्लाइड है ना एनर्जी कन्वर्जन, एनडीए 2 2022 में इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ एक स्लाइड में से एनडीए 2 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये स्लाइड आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनडीए 2 2022 में दोबारा बता रही हूं, 3 क्वेश्चन आए थे सिर्फ एक स्लाइड में से। एक पेपर में आया था माइक्रोफोन के बारे में, एक डायनामो के बारे में और एक सोलर सेल के बारे में। 3 क्वेश्चन एक ही स्लाइड से बहुत मैटर करते हैं, एक ही चैप्टर से मैटर करते हैं, या तो एक ही स्लाइड से हैं। तो ये सारी आपको एनर्जी कन्वर्जन याद होनी चाहिए। कैसे मतलब, एक एक करके करेंगे फिर समझेंगे। यहाँ पर देखना जी, सबसे पहले लिखा है सोलर सेल क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल में। सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, सोलर एनर्जी मींस जो सन के पास एनर्जी मिलती है, बेसिकली लाइट एनर्जी भी बोल सकते हो आप। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल में, बहुत इजी। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी होती है तो जलता है और ग्लो करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब आपके पास कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया था, इनकैंडेसेंट बल्ब क्या करता है? Which of the following conversion of energy takes place when an incandescent bulb glows? ध्यान से सुनना, incandescent bulb वो वाला बल्ब है बच्चे, आपने देखा पुराने टाइम में वो येलो वाले बल्ब आते थे, है ना? ये वो वाला बल्ब है जो हीट अप होने से लाइट प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा हीट अप होगा, ग्लो करेगा, उतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। तो incandescent बल्ब ऐसा बल्ब है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एंड हीट एनर्जी, बेसिकली पहले हीट एनर्जी में फिर लाइट एनर्जी में, कि जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा ग्लो करेगा, उतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। जो आजकल एलईडीज वगैरह आ रहे हैं वो हीट नहीं प्रोड्यूस करते, वो सारी की सारी मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है अगला। ठीक है, याद रखना पेपर में इनकैंडेसेंट बल्ब आया है तो इनकैंडेसेंट बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। पहले दो हो गए, थर्ड देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीटर क्या करता है, कब चलाते हैं हीटर? जब आपको गर्म पानी चाहिए होता है, बिजली वाला हीटर ही होता है ज्यादातर लोगों के घरों में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में। रिलेट कर पाओ, इसको रिलेट करके करो, रटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, रटने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए? बस इसको रिलेट करो और फिर समझो। मोटर क्या करती है, मोटर कब चलाते हो, जब बिजली होती है ना? और मोटर में क्या करते हो, पानी भरते हो, पानी कहां जाता है, छत पर जाता है, यानी यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, और पानी पहले चल रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक की भी बात होगी, यानी मैकेनिकल की बात होगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, याद रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डायनामो आपके पास जनरेटर को बोलते हैं, स्मॉल जनरेटर को हम डायनामो बोलते हैं। ठीक है, और स्मॉल जनरेटर या जनरेटर क्या करता है, बिजली जब चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है तो यूज करते हैं। तो स्मॉल जनरेटर या डायनामो बेसिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, याद रहेगा। ये मोटर डायनामो आपको मैग्नेटिज्म में भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है जी? चलो आगे देखो, माइक्रोफोन जिसमें हम बात करते हैं, माइक दैट इज माइक्रोफोन, हम बोल रहे हैं साउंड, वो साउंड कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, तो ये कन्वर्ट कर रहा है साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके सामने। आप देखो ना, माइक तार के साथ जुड़ा होता है, फिर वो स्पीकर के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो जो आपने साउंड बोला वो कन्वर्ट की गई इलेक्ट्रिकल में, और फिर स्पीकर ने क्या किया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दी, आपके पास साउंड एनर्जी में। यहाँ पर देखो, समझ गए जी? फायर क्या करती है वो छोड़ो, माइक्रोफोन 2 बार रिपीट हो गया तो आपका खत्म, एनर्जी कन्वर्जन यही था। कोई डाउट इसमें? व्हाट इज केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते तुम? हाँ, समझ गए जी? कोई डाउट किसी को? machine. Jaya Upadhyay, it will depend on
मशीन ना कि वो क्या कर रही है, ऐसे तो फैन भी एक मशीन हो गया, मोटर भी एक मशीन है, राइट? तो मशीन का मैं स्पेसिफिक नहीं बोल सकती, अब इट विल डिपेंड ऑन कौन सी मशीन। ठीक है जी। अरुण शर्मा, बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, पोर्टेबल रेडियोज आते हैं, कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें यूज होता है सोलर सेल का, तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे। क्लियर है जी? मैम जनरेटर कन्वर्ट्स व्हिच एनर्जी, लिखा तो है बच्चे, जनरेटर इज डायनामो। जनरेटर कब चलाओगे? जब बिजली चाहिए होगी, किससे? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है जी? सभी को याद रहेगा? गुड है, क्लियर है? बहुत इजी है, ये रटना मत, रिलेट करना। पानी भरता है मोटर से तो ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जनरेटर कब चलाते हैं? जब बिजली चली जाती है, तो ये उसको दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। सब रिलेट करके लिखो, रटने को क्या है इसमें, रिलेट नहीं कर सकते आप, इतना इजी है ये, है ना? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। पेपर में पता क्या सवाल आया था? पेपर में सवाल आया था, कोई भी एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, बताओ इसमें से कौन सी किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन हुआ। पहले ऑप्शन में लिखा कि भाई जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी साउंड में और फिर काइनेटिक में। क्या हवा में कोई साउंड में कन्वर्ट हो रही है? तो पहली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक प्लस हीट में, फिर उसके बाद जब वो ग्राउंड से टकराई फिर जाकर हीट और साउंड में हुई। इस तरीके से पेपर में सवाल आया हुआ है, समझ गए जी? चलो आगे बढ़ते हैं जी। ये काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूं। देखिए जी, अब याद भी हो गया एग्जैक्टली, ये बहुत इजी, तीसरे तो बोल रही हूँ, या तो हो ही जानी है, ये इतनी इजी है। फायर वाला जिसका तो रिलेट कर लो, फायर क्या कर रही है। चलो चलिए, क्या ठीक है। यहां पर देखिएगा आपके पास आगे फर्दर जो टॉपिक आता है वो देखो। क्या हम वर्क डन को एनर्जी लिखते हैं? लिखते तो हैं, वर्क डन को हम एनर्जी कहते हैं। तो हम ये भी कहते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये कह रही है जो वर्क डन होता है ना वो बराबर होता है जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कभी भी किसी भी इंसान में चेंज देखना, कैसे देखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। बेसिकली सपोज किसी इंसान का वेट देखना कितना चेंज हुआ, तो अब कितना है माइनस, पहले कितना था, ऐसे ही देखते हैं। तो सिमिलरली वर्क डन जो है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। समझ आया? कोई डाउट इस चीज में? जल्दी से बताओ। क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव है ना, सभी एग्री कर रहे हैं, कोई नेगेटिव तो लिख ही नहीं रहा। मैम एप्पल गिरने से हीट एनर्जी कैसे? कर्षण जी, क्या सीन होता है, जब भी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी ना, हवा में थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो पोटेंशियल सारी की सारी काइनेटिक में थोड़ी थोड़ी हीट भी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी है, राइट? तो इसीलिए हीट होती है साथ में। ठीक है, क्लियर है जी? चलो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑब्वियसली ना, वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल वाली बढ़ेगी, है ना, बड़ी होगी इनिशियल वाली से, तभी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई गलत बात आपने बोली नहीं है। चलो चलो जी, वेरी गुड। आगे देख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार रीड कर लो। रीड करना जी सारे ये। According to work energy theorem, the total work done by a force acting on a body equals to change in kinetic energy. कभी भी चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। आगे देखना, according to the theorem, when an object slows down, its kinetic energy is less than its initial kinetic energy. फाइनल वाली, the change in kinetic energy is negative and so is the net work done. But if an object speeds up, यानी फाइनल वाली बड़ी हो गई, then the work done on it will be positive. क्या है, कितना इजी है ये, है ना? मैम काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ाया ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी पढ़ना क्या है श्रुति? बताया तो था बच्चे कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है। ये कल बताया तो था। बॉडी के मोशन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज काइनेटिक। बॉडी की जो पोजीशन या कॉन्फिगरेशन के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज पोटेंशियल। बताया तो था, ठीक है जी? ये सब बताया हुआ बच्चे आपको। चलो जी, आ जाओ जी सीधा बिटवीन रिलेशन। देखिए जी, क्लियर है जितना जितनी आज की क्लास में किया, कोई डाउट तो नहीं? शिवानी खैर ठीक, बच्चे बोल सकते हैं बिल्कुल। चलो मैम, वर्क डन जीरो कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी ही नहीं, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी, जब फोर्स ही नहीं लगेगी, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 होगा। समझ गए? आज होगी अर्पित सर की क्लास, क्यों नहीं होगी? होगी होगी। प्लीज एक्सप्लेन डायमेंशन। खुशी, मैंने जान के भी डायमेंशन एक्सप्लेन नहीं करी बच्चे। एप्पल वाला रिपीट कर दो पुष्पिंद्र, जब पीवाईक्यूज करेंगे तो वो खुद ब खुद रिपीट हो जाएगा। ध्यान से देखना। चलो, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बोला जी? हाफ mv स्क्वायर, यही बोला। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है जी? मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। कोई डाउट इतने में मुझे नहीं लगता होना चाहिए। क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ mv स्क्वायर में m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या ही फर्क पड़ गया, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया। क्या ये m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m बन गया? बिल्कुल बन गया। क्या इसमें कोई डाउट? क्या m स्क्वायर v स्क्वायर को हम p स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? अमन सिंह आज भेज दूंगी बच्चे, मुझे ध्यान नहीं रहा करना।
क्लियर है जी? कोई डाउट? पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास के रिलेशन के बीच। क्लियर है जी? समझ आया ये? चलो वेरी गुड। अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं देखते हैं जी। क्वेश्चन आया, इफ बॉडी ए एंड बॉडी बी हैव सेम मोमेंटम, बॉडी ए एंड बॉडी बी, if body A and body B have same momentum, then kinetic energy of which one will be greater? ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया, बताना जी, बताना जी क्या हो सकता है आंसर इसका। Will be same. Vandana, are you sure? Are you sure? Okay. If a body A and body B, मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं, मैंने मास तो लिखा नहीं exactly. Body A and body B have same momentum and mass of A is greater. चलो मैं ये लिख रहा हूं, मैंने पूरा नहीं लिखा था, ध्यान नहीं रहा मुझे, मतलब आधा लिख लिया मैंने। चलो कोई नहीं, आंसर बोलो अब। डिपेंड ऑन द मास, ये तो आप सही बोल रहे हो, मैंने मास भी लिख दिया, आप बताओ, अब बताना जी आंसर। बी का कि ए का? बस ए भी बोल दो, इतना बोल दो, बोल दूंगी चित्रांश बच्चे। ए भी लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, कमाल की बात है। देखो जी, क्या रिलेशन है जी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, यही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। अगर पी कांस्टेंट हुआ, क्या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हुआ, है ना? अगर मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट? जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। मास ज्यादा किसका? ए का, काइनेटिक एनर्जी कम इसकी, ए की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। क्लियर है जी? गुड है, ये पेपर में सवाल आए हुए हैं। क्लियर है जी? वेरी गुड। सच्चिदानंद पढ़ाएंगे बच्चा भी थी, थोड़े टाइम बाद पढ़ाएंगे। चलो जी वेरी गुड, आगे बढ़े जी। चलो पेपर में और किस तरीके से सवाल आया देखो। इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम मास बट मोमेंटम ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बी, देन काइनेटिक एनर्जी का बताओ क्या सीन होगा। बताओ जी आंसर। मैंने बोला आपके पास दो बॉडीज है हैविंग द सेम मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बी, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, बताना जी। क्या रिलेशन है? अगेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। अगर मास सेम हुआ, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ गई? पी स्क्वायर के। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा ए का, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ए की, खत्म कहानी। क्लियर है जी? ये मैं क्यों बता रही हूं, बहुत इजी लग रहे होंगे बच्चों को, ये बताने का मकसद है। आपने फॉर्मूले दो पढ़े हुए हैं, कौन कौन से? सुनना जरा मैं क्या बोल रही हूं और मैं क्यों बोल रही हूं। आपने फॉर्मूला दो पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा P इक्वल टू mv, एक पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। कहीं पर भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आए, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब वेलोसिटी मोमेंटम मास का जिक्र करे तो लगाना है, अदरवाइज नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी मास एंड मोमेंटम लगाना है। दोबारा बता रही हूं, कहीं पर भी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हो, ऊपर वाला नहीं लगाना है, नीचे वाला लगाना है। अगर आप ऊपर वाला लगाएंगे आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ये जरूर याद रखना, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का जिक्र हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ना कि ये। ऊपर वाला लगेगा बट जब मोमेंटम मास और वेलोसिटी का जिक्र हो बस, अदरवाइज नीचे वाला जब काइनेटिक मास और मोमेंटम का जिक्र हो। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? गुड है जी, क्लियर है जी? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलो चलिए जी, अब हमारे पास आता है जी स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। मैं सोच रही हूँ इसकी कराने की बजाय पहले आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। पीडीएफ तो कहीं दिख नहीं रही है, क्वेश्चन कहाँ गए हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डन। चलो डीपीपी दे दूंगी इसकी, यही वाली डीपीपी है इसकी, 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे आज की क्लास में, बाकी पूरी पीडीएफ दे दूंगी, वो आप खुद करना प्रैक्टिस बैठ के। ठीक है, चलो आंसर बताना पहले का। इसमें लिखे कैसे अब? अभी भी तो नहीं लिखा जा रहा, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे हैं? क्योंकि मैं तो हमेशा पीपीटी यूज करती हूँ, इसको कैसे लिखते
वर्बली बोल देते हैं। फर्स्ट का बी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लगती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट का आ गया बी ऑप्शन। वेरी गुड जी। अगले का बताना सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलना जी। एनोटेशंस ऑन कीजिए। ओके, ऑन है एनोटेशंस तो फिर भी नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि मैं हमेशा पीपीटी यूज करती हूं और ये पीडीएफ भी नहीं खुल रही है, ये कुछ और ही है। चलो कोई नहीं, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी बेस्ड है, ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। बताओ, सिंपल। रुद्र प्रताप, मेरा तो देखो हाथ तंग है इसमें मैं नहीं कर सकती कुछ। अरे नहीं पता, ऐसी एनोटेशन से पंगा ले लूं ये भी गायब हो जाए। चलो कोई नहीं, तुम आंसर बोलो, बहुत हो गया। सेकंड का बी ऑप्शन चेक करते हैं। हमसे पूछा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले में लिखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेसिस कौन देता है? न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ। फर्स्ट कहां से आ गया? सेकंड स्टेटमेंट में लिखा लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास एंड लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल सही, p इक्वल टू mv होता है तो ये प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में लिखा, थर्ड स्टेटमेंट में, द फास्टर एन ऑब्जेक्ट्स मूव द लेस मोमेंटम इट हैज। कैसे मतलब? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, v की वैल्यू ज्यादा होगी तो p की वैल्यू अल्टीमेटली ज्यादा होगी। ये क्या लिख रहा है? गलत लिख रहा है। तो आपका 1 एंड 3 गलत है। हमसे यही पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ गया, मतलब आंसर आ गया कि वो करेक्ट नहीं है, 1 एंड 3 करेक्ट नहीं है। चलो आगे चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड का आंसर बताना। मैम सेव द पीडीएफ एज पीपीटी। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे को पंगा लेना ही नहीं है क्योंकि मुझे पता ऐसा होगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम कर पा रहे हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। एट द एंड मैंने तो तुम्हें देनी है ये करने को पूरी पीडीएफ, तो 10-15 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी तुम करना। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वर्क एनर्जी पड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तुमने करवा दिया ना पंगा मुझसे। उफ, किसने बोला था ये प्रिंट वाले बटन को क्लिक करो? चलो कोई नहीं, हम थर्ड का आंसर देख रहे थे ना। थर्ड का बताना बच्चे आंसर। आप में से सिर्फ एक बच्चे ने थर्ड का करेक्ट आंसर किया, दैट इज तन्मय ने। इसके अलावा सभी बच्चों ने गलत आंसर कर रखा था। अब फिर भी बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। क्या इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है? चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स होता है, और ये दोनों होते किसके बराबर है? फोर्स इनटू टाइम के, है ना। साथ में मोमेंटम और किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या चेंज इन मोमेंटम ऑल ऑफ दीस के इक्वल नहीं आया? ऑल ऑफ दीस के इक्वल आया। तो थर्ड का आपका आंसर सी नहीं है, बी नहीं है, डी है। देख तो लो, डी है। क्यों लिख रहे हो बी और सी? चैप्टर खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा पेंडिंग है, बट वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा पार्ट है, तो आज आपको थोड़ा सा बोरिंग लग जाएगा अगर मैं वो कराऊंगी, तो इसलिए क्वेश्चंस करा रही। आगे देखना जी, सिक्स्थ क्वेश्चन देखना। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ न्यूमेरिकल है, तो सिक्स्थ देखो। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूं, आप आंसर बोलते जाओ। थ्योरी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके आप आंसर्स बोल सकते हैं। सिक्स्थ का आंसर बताना जी। फिफ्थ का नहीं पूछ रही हूं, वो थोड़ा न्यूमेरिकल है तो मैं आपको सॉल्व तो करके दिखा नहीं पाऊंगी विदाउट लिखे, तो आप मुझे सिक्स्थ का बता दो। देखो जी सिक्स्थ, सी ऑप्शन। बच्चे सी लिख रहे हैं सिक्स्थ का, कर दिया मैंने जूम। सी ऑप्शन, सिक्स्थ का सी कह रहे हैं, देखते हैं। मैरी गो राउंड इज मूविंग एट अ वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बदल रही है उसकी स्पीड, वेरिंग स्पीड यानी चेंजिंग स्पीड, बदल रही है, चेंज हो रही है स्पीड, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता, तो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे, जब डायरेक्शन भी बदल रही है। मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज सी ऑप्शन आएगा। तो सिक्स्थ का आंसर आपके पास सी हो जाएगा। समझ आया सभी को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग फोर्स। आपने कई बार नोटिस किया होगा बच्चे, जब आप बाइक, कार, एक्टिवा या किसी पर भी जा रहे हैं, आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी फोर्स? ब्रेकिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स, ताकि वो रुक जाए। आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेकिंग या स्टॉपिंग फोर्स, बट वो कार, बाइसाइकिल या बाइक, एक्टिवा रुकी नहीं। ब्रेक लगाने के बावजूद कुछ दूरी तक चलती रही। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिया, ब्रेक लगाने के बावजूद रुकी नहीं, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। और कितनी फोर्स लगाई ताकि वो रुक जाए, दैट इज ब्रेकिंग फोर्स। बेसिकली यहां पर दो चीजें हैं, एक स्टॉपिंग फोर्स और एक स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग फोर्स को हम ब्रेकिंग फोर्स भी कहते हैं, स्टॉपिंग फोर्स को हम ब्रेकिंग फोर्स भी कहते हैं। दोबारा बता रही हूं, आपने नोटिस करा होगा जब भी आप बाइक पर, एक्टिवा पर जा रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्ट रुक जाए, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट रुका नहीं, कुछ दूरी तक चलता रहा ब्रेक लगाने के बावजूद, फोर्स लगाने के बावजूद। कितनी फोर्स लगाई आपने ताकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, दैट इज स्टॉपिंग या ब्रेकिंग फोर्स। और फोर्स लगाने के बावजूद कितनी दूरी तक वो चलता रहा, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट। ये समझ आया आप सभी को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पर, क्या आप सभी को वर्क डन का फॉर्मूला पता है? वर्क डन के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सभी जानते हैं।
क्या एक मैं वर्क डन के फॉर्मूला को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकती हूं? लिख सकती हूं। क्या एक मैं वर्क डन के फॉर्मूला को काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकती हूं? लिख सकती हूं। पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो क्या मैं वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकती हूं? लिख सकती हूं। अच्छा, वर्क डन का क्या फॉर्मूला बोला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यहां इस फोर्स को मैं स्टॉपिंग फोर्स कह सकती हूं? कह सकती हूं। क्या मैं इस डिस्प्लेसमेंट को स्टॉपिंग डिस्टेंस कह सकती हूं? कह सकती हूं। किसके बराबर आया ये? काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकती हूं? हाँ, चाहे एफ से, चाहे स्मॉल एक्स से करो, एस से करो, वाई से करो, क्या फर्क पड़ता है? किसके बराबर आया ये? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस एम वी स्क्वायर बाय 2f के बराबर आ रहा है? तो ये फॉर्मूला हो जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। आप एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूं। नहीं राधिका, ये नहीं होगा, किसी व्हीकल से नीचे उतरते हैं तो नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप एक्टिवा बाइक या साइकिल पर जा रहे हैं, आपने फोर्स लगा दी ताकि आपकी एक्टिवा साइकिल या बाइक रुक जाए, फिर भी वो कुछ दूरी तक चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो ब्रेकिंग फोर्स या स्टॉपिंग फोर्स लगाने के बावजूद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कितनी फोर्स आपने लगाई ताकि वो रुक जाए, इसको हम स्टॉपिंग फोर्स बोलते हैं। वर्क डन के बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं। वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, वो ठीक है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इंपल्स भी तो चेंज इन मोमेंटम होता है, बट इंपल्स को मोमेंटम भी तो लिख सकते हैं। सिमिलरली वर्क डन के बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh हाफ mv स्क्वायर। मैंने यहां पर क्या किया, डन के फॉर्मूला को fs cos थीटा को बेसिकली fs को काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट कर दिया, हाफ mv स्क्वायर के। हाफ mv स्क्वायर के बराबर क्यों पुट किया? क्योंकि मोशन में है, मोशन में तो वेलोसिटी एसोसिएट होगी, तो मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हाफ mv स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया। समझ आया? सभी को क्लियर है? यहां पर डिस्प्लेसमेंट फिर किसके बराबर आ रही है? mv स्क्वायर बाय 2f। देख लो आपके सामने है। If the displacement and the force is applied and the displacement takes place, then we can say that work is doing work. Like body is doing work. आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर किया? mv स्क्वायर बाय 2f, इसी के बराबर किया। सभी अभी कर रहे हैं mv स्क्वायर बाय 2f, है ना? सभी को समझ आ रहा है इतनी बात? अब ध्यान से देखना, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके दो प्रकार के, दो तरीके से। पहला टाइप, पहला देगा मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ध्यान से सुनना, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, क्लियर है जी? Velocity of both A and B are same and equal braking forces are applied on both the bodies to make them stop. अब इसको देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? बताओ जी, कुछ सही? कैसे पता? फॉर्मूला ये है mv स्क्वायर बाय 2f। v की वैल्यू दोनों के लिए सेम दे दी, f की वैल्यू दोनों के लिए सेम दे दी। अल्टीमेटली s किस पे डिपेंड कर रहा है? m के ऊपर, जिसका m ज्यादा उसका s ज्यादा, ठीक है। एक और तरीके से पेपर में क्वेश्चन आया, वो तरीका भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है जी? mv स्क्वायर बाय 2f। जो सेकंड तरीके से पेपर में क्वेश्चन आया, इस तरीके से आया, देयर आर टू बॉडीज a and b, अगेन mass of A is greater than mass of B. Equal braking forces are applied and A and B both have same kinetic energy. बताओ जी आंसर। मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं देखा, मैंने कहा मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है A and B, mass of A is greater than mass of B, समझ आता है? बोला मैंने सेम फोर्सेस अप्लाइड, F की वैल्यू सेम दे दी, चलो बहुत बढ़िया। क्या मैंने V का जिक्र करा अलग से? बिल्कुल नहीं करा, V का तो मैंने कोई जिक्र ही नहीं करा, तो कोई बात नहीं, मैंने काइनेटिक एनर्जी का तो किया है। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी mv स्क्वायर बाय 2 भी सेम है, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम आएगा। मैं रिपीट कर रही हूं बच्चे एक बार। मैंने बोला फॉर्मूला इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2f, ये सभी को दिख रहा है। मैंने कहा मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है a एंड b, सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, सभी को इतना क्लियर है? मैंने कहा मास ऑफ a इज ग्रेटर देन मास ऑफ b, समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? मैंने कहा दोनों पे इक्वल ब्रेकिंग फोर्स लगाई है f एंड f, ये भी सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें? अब मैंने वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया। अगर वेलोसिटी भी मैं सेम देती, f भी सेम देती, तो आप कहते ना जिसका मास ज्यादा उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा। मैंने तो वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं दिया, मैंने इकट्ठे काइनेटिक एनर्जी का जिक्र दे दिया कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास और वेलोसिटी को इंडिविजुअल क्यों ट्रीट करना? बिल्कुल मतलब ही नहीं है इंडिविजुअल ट्रीट करना मास एंड वेलोसिटी को। इकट्ठे mv स्क्वायर बाय 2 सेम है, f सेम है, स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम हो गया। कोई डाउट इसमें? हाँ तो रेशांक, बट आप देखो ना काइनेटिक एनर्जी भी तो दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी भी तो दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी मास दोनों आ जाता है। कोई डाउट इसमें? स्टॉपिंग डिस्टेंस, चलो आप स्टॉपिंग टाइम सुनो। देखो जी, स्टॉपिंग टाइम, ठीक है। आप सभी को मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या? सभी को पता होगा। क्या मोमेंटम के फॉर्मूला से भी पहले एक बात सुनो। आपने अगेन नोटिस करा होगा, जब भी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट रुक जाए, बट फिर भी रुकता नहीं है, चलता रहता है थोड़ी देर के लिए, जो हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्वायर किया उसने। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम में एक्वायर किया? बेसिकली अगर आपने ब्रेक लगाई बट वो चलता रहा कुछ दूर तक, कितनी देर तक चलता रहा, कितने टाइम के लिए चलता रहा, बेसिकली दैट इज स्टॉपिंग टाइम। ब्रेकिंग फोर्स लगाने के बावजूद कितने टाइम तक चलता रहा, दैट इज स्टॉपिंग टाइम। सभी को क्लियर हुआ? स्टॉपिंग टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है? देखो आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको सभी को? क्या होता है पता होना चाहिए। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या मैं मोमेंटम को इंपल्स के बराबर भी लिखती हूं? लिखते तो हैं। क्या इंपल्स फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है?
क्या इसको मास इंटू वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपका टाइम विच इज स्टॉपिंग टाइम बराबर आया मास इंटू वेलोसिटी अपॉन फोर्स के? फोर्स क्या है यहां पर? स्टॉपिंग फोर्स है, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बच्चे मन रात जब आपने रोकने की कोशिश करी तो आपने स्पीड बहुत कम कर दी ना, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगी वो स्पीड, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी से। दूसरा टाइम कैसे निकाला? मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स। इस तरीके से याद रखेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ये रिलेशन याद रखनी है तभी तो फॉर्मूला कर पाएंगे, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी सीधा पावर पर। आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता दी है? यस और नो बताना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता दी है? इंपल्स एक क्वांटिटी है जो फोर्स एंड लॉज में पढ़ी थी रेशांक। मैं मास इंटू वेलोसिटी इंपल्स के इक्वल कैसे आया? फोर्स एंड लॉज पढ़ के आओ बच्चे, वहां पढ़ा था मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स। आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताई? कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कंजर्वेटिव बतानी है शिवानी के, रुको रुको बताती हूं। चलो इंपल्स क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, आपके पास अब मैं जो कंसेप्ट बताने जा रही हूं। अच्छा मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताई थी हाफ एमवी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बताई थी mgh, ठीक है। आप देखो जी, आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, नहीं बताई कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। देखो ध्यान से, आपके पास सपोज करो कोई भी स्प्रिंग है इस तरीके से, m मास के साथ अटैच है, ये स्प्रिंग है, ये किसी m मास के साथ अटैच है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो स्प्रिंग है ये रेस्ट की पोजीशन पर है, यानी डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, रेस्ट की पोजीशन है। इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन, ट्रू पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये भी कहते हैं, कोई बात नहीं, मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग इधर उधर होने लग गया इस तरीके से। ये स्प्रिंग इस पोजीशन पर भी आया, ऐसी रैंडम ले ली, और ये स्प्रिंग इस पोजीशन पर भी आया। समझ गए? दोनों बार कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी x के बराबर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी x के बराबर। समझ आया? आपने नोटिस करा जब स्प्रिंग रेस्ट पर था डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, जैसे ही आपने फोर्स लगाई स्प्रिंग इधर उधर होने लग गया। इस केस में स्प्रिंग क्या हुआ? कंप्रेस हुआ। इस केस में स्प्रिंग क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ। दोनों ही बारी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर है जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी हैविंग द यूनिट एज जूल। हमसे पेपर में पूछा व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड या व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम बिकम जीरो। तो अगर आप नोटिस करो जब स्प्रिंग रेस्ट पर था तब तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मेन पोजीशन पर तब था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी क्योंकि वो रेस्ट पर था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। अब यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस के केस में और स्ट्रेच के केस में कुछ ना कुछ आएगी, बढ़ेगी कंपैरिजन टू मेन पोजीशन। क्यों भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस में बड़ी है। समझ गए? तो चाहे स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लो चाहे कंप्रेस कर लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्लियर है? देख लो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य प्रताप, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करशन जी गोहिल ये नहीं पता कि कंप्रेस या स्ट्रेच में डिस्प्लेसमेंट किसमें ज्यादा होगी, कंप्रेस में या स्ट्रेच में। मैं कंप्रेस या स्ट्रेच को कंपेयर नहीं कर रही हूं, मैं कंपेयर कर रही हूं मीन पोजीशन और कंप्रेस को, कि जब मीन पर थी उसके कंपैरिजन में कंप्रेस में ज्यादा होगी और जब मीन पोजीशन में थी उसके कंपैरिजन में स्ट्रेच में ज्यादा होगी। मैं ये बात कर रही हूं, मैंने कहीं पर इन दोनों को कंपेयर नहीं करा। मैंने बोला व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसके कंपैरिजन में बोल रही हूं? रेस्ट पोजीशन की, तो उसके कंपैरिजन में इंक्रीज होगी। समझ आया? मैम कंप्रेस में कैसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन पर तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब कंप्रेस किया तो एक्स की वैल्यू आई उसमें डाली तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। के यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। के की वैल्यू बच्चे कोई फिक्स नहीं है ऐसे कि इतनी ही होगी, डिपेंडिंग अपॉन क्या ले रहे हैं आप मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली होगा ये। मैम एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? रेशांक बच्चे मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूं, मुझे नहीं पता ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जिसकी होगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कंप्रेस की ज्यादा या स्ट्रेच की ज्यादा, मैं ये बोल रही हूँ जब कंप्रेस किया या जब स्ट्रेच किया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई या ज्यादा, किसकी कंपैरिजन में बोल रही हूँ? इसके कंपैरिजन में, रेस्ट पोजीशन की कंपैरिजन में बोल रही हूँ। समझे? आज अल्पित की क्लास नहीं होगी बच्चे, देख लो जल्दी से। यही है, अनस्ट्रेच था या अनकंप्रेस था, रेस्ट पोजीशन पर था तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जैसे कुछ स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। के सिंबल से दिखाया तो बच्चे, इस पे बच्चे यही एक क्वेश्चन आ रखा है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड या व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम बिकम जीरो, बस ये आ रखा है और कुछ नहीं आया इसमें से। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप बात करते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की, उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। पढ़ते हुए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये तो ऐसा कुछ है नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो मैंने आपको बताई है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, खत्म कहानी। आगे आ जाओ जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये मॉडर्न फिजिक्स का कांसेप्ट है। मैम व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? सब्र करो बताती हूं।
बच्चे आपकी मंडे टू थर्सडे क्लास लगती है ना, तो अब आपकी क्लास ना मंडे को लगेगी। बेशक हमारी कल हो नहीं पाई क्लास, मैं एक बार अंबाला जाऊंगी कल, एक बार डॉक्टर को दिखा दूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था ना थोड़े दिन पहले कि मसल पुल हो गया था, मतलब मेरे को नींद भी नहीं आ रही है रातों को, पता नहीं क्यों, 1-1.5 हफ्ता हो गया, मतलब आती ही नहीं है, आती है तो खुल जाती है, उसके बाद दोबारा आती नहीं है। लाइक सो भी गई मैं 2-3 बजे आंख खुली, उसके बाद दोबारा नींद नहीं आती है। और कई बार तो ऐसे दिन भी निकले कि आती ही नहीं है, पूरी रात चली गई और मैंने एक बार भी आंख नहीं बंद करी है। तो इसीलिए कल मैं अंबाला जाऊंगी। आपकी मंडे टू थर्सडे तो थी क्लासेस, तो आज थर्सडे है, तो अब क्लास में आपकी मंडे को लूंगी, कल जाऊंगी मैं, एंड फिर मैं संडे को ही वापस आ जाऊंगी, ताकि मैं मंडे को आपकी सही सुबह 9:30 बजे क्लास ले पाऊँ। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप बाद में मतलब पूछे या फिर आप परेशान हो कि क्लास नहीं है, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू MC² फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, सुन लो भी, 2 मिनट लगेगा। मॉडर्न फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, आपको पता है न्यूक्लियस किस चीज से बना है? जल्दी से बताना, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? आपको पता है न्यूक्लियस किस किस चीज से बना हुआ है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस बना हुआ है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर न्यूक्लियस इन दोनों से मिलकर बना है, बाकी स्पेस में एम्प्टी है, तो इन दोनों का जो मास होगा, मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, ये बराबर आना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस भी इन दोनों से ही बना है ना। मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर आना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस इन दोनों से ही बना है, बाकी में तो एम्प्टी है। बट एक्चुअल में मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स ज्यादा आता है कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यानी कि ये थोड़ा सा मास न्यूक्लियस का कम क्यों आ रहा है? ये जो मास था ना, ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, ताकि न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाए। तो कहने का मतलब ये है आपका, मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में। ये हमारे पास मास डिफेक्ट वाला कंसेप्ट है, ये हमारे पास इक्वल टू MC² ने बताया। क्या है मास डिफेक्ट, क्या है बाइंडिंग एनर्जी, अभी हमने पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स का है। यहां पर छोटा सा कंसेप्ट आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आ जाइए जी सीधा पावर पर। देखो जी, ओके यार, मैं देखूंगी हरीश शेख की शायद यस में भी, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए हैं शायद। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए जी पावर को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में पक्का पूछता है पावर। पहली बात तो पावर बराबर होता है जी रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क बाय टाइम, यानी कि वर्क बाय टाइम के बराबर होता है जी पावर। सभी को इतनी बात समझ आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिख दिया? एनर्जी बाय टाइम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम है, वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं, तो पावर को एनर्जी बाय टाइम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। अब क्या सीन है हमारे पास कि क्या पावर की यूनिट वॉट होती है? सभी को पता है पावर की यूनिट वॉट होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट सेकंड होती है। क्या आपके पास वॉट जूल पर सेकंड के बराबर आया? सभी अग्री कर रहे हैं, वॉट बराबर आया जूल पर सेकंड के। क्या जूल वॉट इनटू सेकंड के बराबर आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक बार देख लो। हाँ, क्लास नोट सेंड कर दूंगी। देखो जी पहले इतना, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलो अब ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछती हूं किलोवाट किसकी यूनिट है? बताना जल्दी, किलोवाट किसकी यूनिट है? मैम वॉट पर सेकंड होगा ना, अमन राज खुद देखो, वॉट बराबर है जूल पर सेकंड के, पावर की यूनिट है ना वॉट, तो जूल किसके बराबर हुआ? वॉट इनटू सेकंड के। सही तो है। आप मुझे बस ये बताओ किलोवाट किसकी यूनिट है? मैम न्यूटन मीटर। हाँ, आगे तो फर्दर जैसे मर्जी कर लो, न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो आप जूल को न्यूटन मीटर लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर की यूनिट हुई, बिल्कुल। किलोवाट आपके पास यूनिट हुई पावर की। किलोवाट का मतलब कितना हुआ? 1000 वाट। और ये आप बोल रहे हैं यूनिट है पावर की, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही है, कोई गलत बात आप बोल नहीं रहे। अगर मैं आपसे पूछूं वॉट आर, ये किसकी यूनिट हुई? पावर की एनर्जी की? वॉट आर वॉट आर किसकी यूनिट है? पावर की एनर्जी की? सिर्फ कर्शन जी ने सही आंसर किया है, बाकी सब पता नहीं क्यों पावर बोल रहे हैं। आपके यहां पर सामने वॉट सेकंड है, यानी पावर इनटू टाइम। कभी भी देखो ना, पावर इनटू टाइम करेंगे तो वो तो एनर्जी के ही बराबर आएगा ना, पावर इनटू टाइम तो एनर्जी के ही बराबर आएगा। तो वॉट पावर की, आर टाइम का, तो ये तो एनर्जी की हुई ना, क्यों आप इसको पावर की लिख रहे हैं यूनिट? वॉट आर, वॉट सेकंड, वॉट मिनट तो एनर्जी की ही हुई, राइट? इतना क्लियर है, समझ आया सभी को? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना जो मैं चीज बताने जा रही हूं। पावर का फॉर्मूला क्या लिखा? वर्क बाय टाइम। पावर मैंने कहा किसमें होती है? वॉट में। टाइम किसमें होता है? सेकंड में। वर्क किसमें होता है? जूल में, है ना? ये सभी को क्लियर है? क्या मैं पावर इनटू टाइम करके वर्क निकाल सकती हूं? हाँ। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पावर की यूनिट किलोवाट है? बिल्कुल बोल सकती हूँ। किलो का मतलब 1000 है, यानी 1000 वाट हो गया, क्या दिक्कत है? क्या मैं टाइम की यूनिट आर बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। क्या ये बेसिकली 1 किलोवाट आर बन गया? बिल्कुल बन गया। तो क्या 1 किलोवाट आर या फिर किलोवाट आर वर्क या एनर्जी की यूनिट हुई? बिल्कुल हुई। क्यों नहीं हुई? किलोवाट मींस पावर, आर मींस टाइम, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, तो किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट हुई। अब मुझे पता करना है, अगर किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट है, जूल्स में इसकी वैल्यू क्या आती है? जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, तो सिमिलरली किलोवाट आर कितने जूल के बराबर आता है? मैं देखती हूं करके। किलो का मतलब कितना होता है? 1000 होता है। वॉट एज इट इज रखा। क्या 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको 60 इंटू 60 सेकंड लिख सकते हैं। क्या ये 36 इंटू 10 की पावर 5
वॉट सेकंड के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड किसके बराबर है यहाँ पर, जूल के बराबर। तो क्या मैं यहाँ पर 36 इंटू 10⁵ जूल लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपके पास 1 किलोवाट आवर का फॉर्मूला आ गया, बेसिकली वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ जूल। देखिए चूज करते हैं, हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर आता है। देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ। मैम टाइम यूनिट तो सेकंड होती है, तो टाइम यूनिट आर भी तो होती है पूछने की, मिनट भी तो होती है ना, इसीलिए मैंने सेकंड आर मिनट तो तीनों में से कुछ भी ले लो। कोलिजन से कल ही करेंगे, आज हो नहीं पाएगा। ताकि हमारा पास्ट का जो भी हमारा चैप्टर्स हुए उनको कुछ रह ना जाए। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखना जी एंगल ऑफ रिपोज देख लो। ठीक है जी, सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज देख लो। मैं आपको एक और बार वो प्रूफ करके दिखा दूंगी थ्योरम। ठीक है, एक और बार थ्योरम करके दिखा दूंगी, छोड़ो पहले ये देख लो। अच्छा, आपको इंक्लिनेशन प्लेन पता है या इंक्लाइंड प्लेन पता है? हाँ, जैसे मान लो ये पहाड़ की शेप है, यहाँ पे कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, कौन सा प्लेन हुआ, इंक्लाइंड प्लेन हुआ। मानते हो ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ? जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, ये कौन सा प्लेन है, एक तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है। सपोज मैंने स्टाइलस को, पेन को यहाँ पर रखा, क्या ये स्लाइड कर रहा है अभी? क्या ये स्लाइड कर रहा है? बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा। अगर मैंने, अच्छा ये एंगल बना रहा है थीटा कोई सरफेस के साथ, हाँ अगर ये सरफेस है कोई थीटा एंगल बन रहा है, हाँ अगर मैंने थीटा एंगल बदल दिया, ये स्लाइड करने लग गया। कितने मिनिमम एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग गया अक्रॉस दी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। आप यहां पर देखिएगा, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट व्हिच द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग डाउन द प्लेन अंडर इट्स ओन वेट इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ रिपोज एक बार देख लो, मैं रिपीट कर देती हूं बच्चे। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है कि कितने एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग गया डाउन द प्लेन अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट के अंदर, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। थीटा से या किसी और से भी रिप्रेजेंट कर लो, है तो वो एंगल ही, उसके टेंजेंट के बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज। यार बस एक बार ये रीड करना था बच्चे, सीधा आ जाओ जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। ध्यान से देखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन पूछ सकता है, हो सकता है न्यूमेरिकल वाइज दे दे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा से देखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता रही हूं, अभी तक मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बताया, मैंने एंगल ऑफ रिपोज बताया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखना, मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगती है, आप सभी बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगती है, सभी मानते हो, ये फैक्ट भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगती है। बदले में क्या मिलता है जी, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, ये भी सभी जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को क्या n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो जी कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में क्या लगती है जी, सपोज इस डायरेक्शन में मैंने क्या लगाई, अप्लाइड फोर्स लगाई। ठीक है, आप सभी को पता है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, फ्रिक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाई ऐसी रैंडम आपको लाइक समझाने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर वेट लगता है, जिस फोर्स से अर्थ खींचती है, कितनी फोर्स से, mg फोर्स से। बदले में नॉर्मल रिएक्शन मिलता है ऊपर की तरफ। इस डायरेक्शन में क्या होता है जी, अप्लाइड फोर्स होती है। सपोज इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, मैं ऐसे रैंडम ले रही हूं, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट निकाल सकती हूं? हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय r। ये जो r है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। हाँ, सपोज थीटा बन रहा है, ऐसे रैंडम कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा, मैंने सपोज थीटा लिया। ये जो एंगल है, इसका आगे टेंजेंट ले लो, दैट टेंजेंट थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ जी, सभी को क्लियर है? क्लियर है जी, सभी को क्लियर? गुड डे, समझ आया? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है जी, सभी को क्लियर है? रिजल्टेंट मतलब बच्चे मान लो मेरे पास ना, देखो मेरे पास सपोज दो फोर्सेस लगे हैं किसी बॉडी पे, एक ऊपर एक नीचे। मुझे देखना रिजल्टेंट कहां है, किस डायरेक्शन में बेसिकली वो जा रही है, या ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, रिजल्टेंट है क्या, किस डायरेक्शन में, किसका तराजू भारी है, ऊपर का क्या नीचे का, तो बेसिकली रिजल्टेंट से पता करते हैं। आया भी तो बस पूछ सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कितना होगा, तो सपोज थीटा दे दिया तो आप tan थीटा पुट करके बता देना कितना होगा, आपके सामने एक बार आप देख लो। तो वैसे मैं आपको बताऊं, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सेम फॉर्मूला है, tan थीटा। थीटा अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कह रहे हो तो tan थीटा, एंगल ऑफ रिपोज को कह रहे हो अल्फा तो tan अल्फा, दोनों का सेम फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको मैं f/n भी लिख सकती हूं। और आप ऑलरेडी जानते हैं f किसके बराबर होता है, μn, तो म्यू किसके बराबर हो गया, f/n। तो हाँ, हम म्यू के बराबर भी लिख देते हैं। तो आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन के एसिड का भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में। हो सकता है ये ना माइक की वायर हिलती हो, माइट भी पॉसिबल कि माइक की वायर हिलती है तो आवाज आती होगी, क्योंकि और तो कोई वायर हिल नहीं रही, मैं मूव कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ बोर्ड, तो माइक की हिल रही है ना तार, ये नहीं, तो यही हिलती होगी, हो सकता है। तो यहाँ का माइक लाने का है, जो कि हम अंबाला जाएंगे तो हम लेकर आएंगे। ठीक है, याद रखना कुछ मुश्किल नहीं है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, tan थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan अल्फा, अल्फा से रिप्रेजेंट कर लो तो एंगल ऑफ रिपोज खत्म, दोनों tan के बराबर है, tan ऑफ थीटा इस तरीके से। ठीक है, म्यू क्या है, वेरी गुड लियोनेल मेसी, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया, तो f इक्वल्स टू म्यू एन f प्रोपोर्शनल टू n कांस्टेंट आया, म्यू बराबर हो गया f/n के, है ना। चलो क्लियर है जी, देखो आपके सामने है, दोनों बराबर है एक दूसरे के, खत्म कहानी। चलो अच्छा, अब जो हमने पिछले में क्वेश्चन किया,
आप सभी बोल रहे थे कि एक बार दोबारा वो डेरिवेशन बता दो जो भी मैंने आपको पीछे कराई है, दोबारा सुन लो। हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, सपोज ई पे डेल्टा ई के बराबर लिख रही हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। क्या मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज आता है? क्या मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज आता है? मैकेनिकल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आता, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं डेल्टा ई निकालूं, बेसिकली चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। मैकेनिकल एनर्जी होती किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है वो इक्वल टू 0 होता है, तो क्या मैं इन दोनों को भी इक्वल टू 0 पुट कर सकती हूं? कर सकती हूं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। साथ में मुझे ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं इस तरीके से। तो मैं F इंटू एस इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकती हूँ। F क्या? माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी माइनस du बाय dx की टर्म्स में आ गया इस तरीके से। हाँ, मुझे इनको d की टर्म्स में बताना चाहिए, बट मैं आपको बस बेसिक सा बता रही हूँ, तो आप ऐसे देख सकते हैं। जब माइक को हाथ में पकड़ा था तो बंद आवाज हो गई थी, लो जी फिर हम हाथ में पकड़ लिया करेंगे। कितना ऑब्जर्व करते हो तुम। ठीक है जी, क्लियर है जी? अब समझ आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? 34 एंड 35 क्वेश्चन रिपीट। चलो कोई